पढ़ा था कि स्वर जो होते हैं उनको पढ़ा था किसके आधार पे, किसके आधार पे पढ़ा था? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? एक होता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और एक होता है विजातीय। सजातीय स्वर किसे कहेंगे? वे स्वर जो समान हो और उनको जोड़ने पर क्या बन जाए? एक दीर्घ स्वर का क्या हो? निर्माण। जैसे अ प्लस अ क्या होता है? छोटी प्लस छोटी मिलके क्या बनता है? बड़ी हो जाता है ना। विजातीय स्वर अलग अलग स्वर हो और उनसे एक नए स्वर का निर्माण हो, उसको क्या कहते हैं? जैसे जैसे एग्जांपल में लिखा गया था, क्या लिखा? अ प्लस बड़ी क्या बनता है? ए। कौन है? छोटी ए कि बड़ी ए? चलिए, ये सजाती और विजाती। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जिह्वा के आधार पर, और दूसरा था मुखाकृति के आधार पर, और तीसरा था क्या था? ओष्ठाकृति के आधार पर। अच्छा, ओष्ठाकृति या फिर ओठ भी लिख सकते हैं ना। हमने जिह्वा के आधार पर पढ़ लिया था, ये कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है अग्रभाग। एग्जाम्पल इन सारों का याद रखिएगा। क्या होता है? पहले का छोटी, बड़ी, ए, यही होता है ना। अच्छा, मध्य भाग से किसका निर्माण होता है? अ का। मध्य भाग से किसका निर्माण होता है? अ का। और उसके बाद इन दोनों से जो बचता है उनका निर्माण किससे होता है? पश्च भाग से। पश्च भाग बताइए। पश्च भाग आ उ बड़ी उ, उसका ओ औ। तैयार याद करने का तरीका यह है कि बोले थे कि लिख लीजिएगा अ आ ई ई ए ऋषि। उसके बाद क्या आता है? ओ और औ। बोला गया था कि ये जो होता है सेकंड नंबर पे होता है, यही ना। ये चार जो होते हैं वो फर्स्ट नंबर पे, और ये जो बाद में जो बचते हैं ये सारे कितने नंबर पे होते हैं? थर्ड नंबर पर। यानी यह जिह्वा की अग्रभाग से बोली जाती है क्या? ई। बोलिए, फिर बोलिए। ई ए। चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? जीभ का पहला भाग क्या कर लीजिए, पकड़ के बोलिए। बोल लेंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। यानी ये जो जितने भाग हैं ये कौन से भाग से बोले जाते हैं? जिह्वा के अग्रभाग से। मध्य भाग से क्या बोला जाता है? अ। अब थोड़ा सा महसूस करेंगे, जब अ बोलेंगे ना तो जीभ ऐसे लचक जाएगी। बोलिए, लचक रही है ना जीभ। अ जीभ थोड़ी सी ऐसे, जो आपकी जीभ ऐसे सीधी होती है वह ऐसे बीच से क्या हो जाएगी? लचक जाएगी। और पश्च भाग से क्या क्या बोला जाता है? आ। चेक करने का तरीका, कुछ खा लीजिए, मुंह भरा रहेगा ना, तब बोलेंगे तो बोल लेंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे ना। यानी पश्च भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? आ उ ओ औ। अभी हम लोगों ने जीवा के आधार पर पढ़ लिया था, इसके बाद से क्या पढ़ना है? मुखाकृति के। तो हेडिंग डालिए, मुखाकृति के आधार पर। मिटाने वाला है?
मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, मुखाकृति के आधार पर स्वर जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे, पहला होता है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है विवृत स्वर, और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। देखिएगा, समृद्ध स्वर क्या होता है, बाद में इसको लिख लीजिएगा। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो जिनको बोलने के लिए आपकी मुख जो हो क्या हो, बंद हो। मुखाकृति के आधार पर देखना है ना, यानी आपका मुंह किस स्वर में खुलेगा और किस स्वर में क्या होगा, बंद रहेगा। तो अगर आपका मुख जो होता है वह बंद हो जिस स्वर को बोलने में, उस स्वर को क्या बोलेंगे, समृद्ध स्वर। और जिसमें आपका मुख आधा खुलता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर। समृद्ध का मतलब ऐसे याद रखिएगा कि क्या हो, मुंह जो हो क्या हो, बंद हो, यही ना। अर्ध समृद्ध लिखा है यानी आधा मुंह क्या हो, बंद हो, यही ना, आधा मुंह क्या हो, बंद हो। विपरीत का क्या मतलब होता है, मुंह पूरा क्या हो, खुला हो। और अर्ध विपरीत का क्या मतलब होता है, आधा मुंह क्या हो, खुला हो। ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे, खुला हो, आधा खुला हो, पूरा खुला हो, आधा खुला हो। ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, और समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिए कौन कौन से हैं। ई, छोटी ई, उ और बड़ा उ। देखिए तो जरा बोलिए तो, ई बोलिए, मुंह पूरा खुला है क्या, नहीं खुला है ना। दांत जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, यही ना। बोलिए ई, एक दांत पीछे होगा और दूसरा दांत उसके ऊपर, ऐसा ही अनुभव करिए। नीचे वाला दांत और उसके ऊपर है ना ई, उसके बाद से ई, उसके बाद उ, उसके बाद उ, उसके बाद से अर्ध समृद्ध, यानी मुख क्या हो, मुख आधा खुला, या फिर ऐसे लिखेंगे मुख आधा आधा बंद हो। कौन कौन से ऐसे स्वर हैं, तो एक है ओ और ए, ये कैसे स्वर हैं, अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर का क्या मतलब है, आधा मुंह क्या होगा, बंद होगा। ठीक है ना। उसके बाद से विपरीत, मुख क्या होगा, खुला हो। जैसे बोलिए, क्या बोलेंगे, आ, मुंह पूरा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा ना। अच्छा ये बताइए, यह जो आ है यह लघु स्वर है, लघु स्वर है कि दीर्घ स्वर है? पहचानने का तरीका, हाँ, जिसको पढ़ने पर आनंद आए वो क्या है, दीर्घ स्वर। ठीक है ना। अच्छा, ई लिखा गया, ये बताइए ये लघु है कि दीर्घ है, लघु है। ठीक है ना, जिसको बोलने में कम समय लगे वो क्या है, लघु स्वर है। ये हो गया। अच्छा, अर्ध विपरीत का क्या मतलब है, मुंह आधा क्या हो, खुला हो, मुख आधा खुला हो। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ओ ए ओ, ओ,
लिख लीजिए इसको। समृद्ध स्वर किसे कहेंगे? मुख पूरा क्या हो? बंद हो। समृद्ध, सभी लोग बोलेंगे समृद्ध का मतलब मुख पूरा बंद हो। अर्ध समृद्ध का क्या मतलब है? आधा बंद हो। विवृत का क्या मतलब है? मुख पूरा खुला हो। और अर्ध विवृत का क्या मतलब होता है? आधा मुंह क्या हो? खुला हो। अब देखिएगा एग्जाम्पल इनके याद रखेंगे, ई उ उ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? समृद्ध के। अर्ध समृद्ध का एग्जाम्पल बताइए। ओ और ए। विवृत आ। और अर्ध विवृत स्वर ओ ए ओ। इनको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब लास्ट एक बचता है क्या? ओठो ओष्ठाकृति के आधार पे ना, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पे स्वर कितने होते हैं? तो याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। इसके डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे ना अपने मन से? क्या लिखेंगे? अच्छा, समृद्ध स्वर आपसे मान लीजिए पेपर में पूछ दिया जाए समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या हो? बंद हो, उन्हें क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर। लिख लेंगे ना? पूरा आप लोग लिखिएगा। हो गया? ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एक वृत्ताकार स्वर और एक अवृत्ताकार, जिनको बोलने पर आपके ओठ गोल हो जाएं, तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? जैसे जैसे बताइए। ओ, ओठ कैसा हो जाता है? उसके बाद ऊ, ऊ, औ, और बताइए। आ नहीं होगा ना? और चार ही होते हैं ना वृत्ताकार स्वर? कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे लिखा गया है ओ, ऊ, ऊ और औ। ये कौन से स्वर हैं? वृत्ताकार स्वर। याद कैसे रखेंगे? जिनको बोलने पर ओठ क्या हो जाए? गोल हो जाए, उनको कहेंगे वृत्ताकार स्वर। और अवृत्ताकार स्वर किसे कहेंगे? जिनको बोलने पर ओठ गोल न हो, जैसे ओ, आ, ई, और कुछ बच रहा है क्या? दुगौर होंगे सब, ए और ए। तो याद रखेंगे वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है? चार। और अवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 6। एक और इसमें लिख लीजिएगा, लिख लेंगे ना, री। तो हो जाएंगे कितने? 6, 7, 4, 11। कुल स्वरों की संख्या 11। हो गया ना? ये हो गए स्वर, इनको नोट करिए। लेकिन उच्चारण में इस री को हम नहीं लेते हैं, याद रखेंगे। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा,
व्यंजन। मिटा दे इसको ना। व्यंजन किसे कहते हैं बताइए। भुला गया क्या? बताइए व्यंजन किसे कहते हैं? क्या? वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाए उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। खाने वाला व्यंजन? व्यंजन। व्यंजन एक होता है खाने वाला व्यंजन। खाने वाला व्यंजन कौन सा है? अभी आने वाला है होली, तो होली में खाएंगे ना, क्या बनेगा? वह वो सब तो छोड़ दो। क्या बनता है? गुरुजी क्या बनता है? चिकन। तो वो व्यंजन है। और क्या क्या बनता है? पुआ, पकौड़ी और चाट। जो भी बनता है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं ना। तो वो व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वे ध्वनिया, वे ध्वनिया जो जो स्वरों की सहायता सहायता से बोली जाए उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे बताइए, एग्जाम्पल में लिख लेंगे क, ख, ग। अब इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे कि इसमें स्वर है कि नहीं है? कैसे दिखाएंगे? क को दिखाना हो इसमें व्यंजन है कि नहीं तो स्वर है, कैसे दिखाएंगे? क धन हो जाएगा ना। हलंत लगा दीजिए, और जब हलंत लगा देंगे ना तो इसमें से स्वर जो है वो कहाँ निकल जाएगा? बाहर। इसका वो क्या बोलते हैं? एक्सरे कर दीजिए। जब एक्सरे करेंगे ना तो हड्डी अलग और मांस अलग। ये हड्डी है और ये क्या है? मांस है। ख का करना है तो कैसे करेंगे? ख धन अब इसको क नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? क। इसको ख। इसमें से जब मांस निकल जाएगा तो क्या बचेगा? हड्डी बचेगा ना। तो क्या, अब देखिए शरीर अगर मान लीजिए 50 केजी का है और हड्डी है 20 केजी का, तो मांस कितने केजी का होगा? 30 केजी। तो जब ये अलग होगा तो क्या हम इसको 50 केजी बोलेंगे? उसी तरीके से जब ये अलग अलग हो गया तो पहले बोलते थे क, बोलते थे ना, तो क और अ दोनों एक ही में था ना। अब दोनों अलग अलग हो गया तो क्या बोलेंगे? क धन अ मिल के हो गया क। ख धन अ मिल के क्या हो गया? ख। उसके बाद से ग हो जाएगा तो ग धन अ मिलके ग। देखिए जिस ध्वनि के नीचे क्या लगाओ? हलंत लगाओ। इसको क्या बोलते हैं? हलंत। तो जब हलंत लगा होता है तो उसको हम झटके में पढ़ते हैं। जैसे अगर आपके सामने लिख दिया जाए, क्या लिखा गया है? ध ट ठ, क्या बोलेंगे? तो वो झटके में हम बोलेंगे, ठीक है ना। ये लिख लीजिए, हो गया ये। इसके बाद से व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। याद रखिएगा 25 कितनी होती है? 25। अब से याद रखेंगे कि व्यंजन वर्णों की संख्या 25।
अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अभी आगे सब मिलेगा। अभी तक बस इतना याद रखिए कि अंतस्थ व्यंजन नाम का कोई जानवर है और इसकी संख्या कितनी होती है? 4। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? संघर्षी व्यंजन ये कितने होते हैं? अब जोड़ दीजिए, कुल जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 33 हो गया। 4 4 8 25 8 25 8 33 हो गया ना। तो याद रखेंगे व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? अब नहीं कहना है 33, कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। इनको याद रखेंगे, ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा जाएगा ये प्रश्न, ठीक है ना। किसी भी आप कंपटीशन में बैठेंगे तो ये प्रश्न जरूर बनेगा कि संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अभी इतना याद रखिए, अभी आगे जब आएगा तो उसको बताया जाएगा। अच्छा थोड़ा एक ये भी देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए किसी वर्ण के ऊपर ऐसी बिंदी लगी, जैसे अ के ऊपर ऐसा लगा होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इस बिंदी को क्या कहते हैं? अंग। इसका नाम है अनुस्वार, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इस रेखा को क्या बोलते हैं? खड़ी टोपी, टोपी बोलते हैं ना, टोपी पहना देते हैं हम लोग, यही ना। लेकिन टोपी नहीं कहते, इसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? तो सिरो रेखा। क्या बोलते हैं? सिरो रेखा, अर्थात सिर पे जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? सिरो रेखा, याद रखेंगे। यह जो खड़ी पाई खींचते हैं, कौआ बनाते कैसे? कौआ बनाते कैसे लिखते हैं? कैसे पढ़ाते हैं? छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना? नहीं नहीं, सिपाही के, उसके बाद बिलारी, किस तरह से? बिलारी के मोच, यही ना। अच्छा, गोल गोल सिपाही के, बिलारी के, हनुमान जी के, यही होता है ना। तो अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे। देखिए ये इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे? सिरो रेखा। इसको हम बोलते हैं खड़ी पाई, खड़ी पाई। एक होता है पाई, पाई कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, और एक पाई ऐसे भी बनाया जाता है, ठीक है ना। ये शुद्ध पाई है और ये क्या है? अशुद्ध पाई, और इसको हम कहते हैं खड़ी पाई। इसके बाद देखिएगा कहीं कहीं पर आपको ऐसे मिलेगा फ, और यहाँ पर एक बिंदु मिलेगी। अरबी भाषा, अरबी कहीं पर लिखा होगा देखिएगा, उसके आगे यह बिंदु जरूर लगाया जाता है, ठीक है ना। अरबी जितनी भी शब्द लिखे जाते हैं उसके आगे यह क्या लगा होता है? बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा नुक्ता। क्या बोलते हैं? यानी अगर यहाँ कोई बिंदु लगी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नुक्ता, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बिंदु लगा तो इसको क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर। ये सब याद रखेंगे, अभी आगे मिलेगा। जैसे मिल गया ड, यहाँ पे एक बिंदु लगा होता है ना, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा था फ, और एक यहाँ बिंदु लगा दिया था, लगाया था ना, जैसे फरगना, फरगना। बताइए बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? फरगना। और कहाँ ये? अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान का रहने वाला था, फरगना नामक जगह पे उसका। तो ये जो फरगना शब्द लिखा है यह अरबी भाषा है। कहाँ की भाषा है? तो अरबी में देखिए पहले शब्द में एक बिंदु लगा है ना, इस बिंदु को क्या कहते हैं? नुक्ता। यहाँ पे लिखा गया, अगर आगे कहीं बिंदु मिल गया खड़ी पाई के आगे तो उसको क्या बोलेंगे? पीछे मिल गया तो पंचमाक्षर। अभी आगे बताएंगे पंचमाक्षर क्यों कह रहे हैं। ऊपर लगा है तो अनुसार। अच्छा, कई जगह पर यहाँ पर एक बिंदु लगी होती है, जैसे ढ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? ताड़न जाप। क्या बोलते हैं? ताड़न जाप। ये सब नोट कर लीजिएगा, ऐसे इसको नोट कर लेंगे। इसको हम कहते हैं ताड़न जाप। आगे अगर बिंदु लगाए तो पंचमा अक्षर,
पी, अगर इधर बिंदु लगाए तो नुक्ता, ऊपर बिंदु लगाए तो अनुस्वार। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा, ये आपकी जानकारी के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको बदल लीजिएगा, स्पर्शी व्यंजन कर लीजिएगा, स्पर्शी व्यंजन। और कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या 33। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको मुख के अंदर किसी भी स्थान से क्या किया जाए, टच करके बोला जाए। जैसे क बोलिए तो देखिए, जीभ किसी को टच कर रहा है क्या? नहीं। ख बोलो, कर रहा है टच। ग, घ, ये जितने भी व्यंजन है, अगर मुख के किसी भी भाग को टच करते हैं तो सारे व्यंजन कैसे व्यंजन कहलाते हैं? कैसे व्यंजन होते हैं? स्पर्शी। अब देखिए, इसको याद करने का एक तरीका, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, एक चार्ट बनवा रहे हैं उसको याद कर लीजिए। आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि अगर क है तो हम मुख के किस भाग से बोलते हैं, च शब्द है तो हम मुख के किस भाग से बोलते हैं। ठीक है ना, ये याद कर लेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे, स्पर्शी व्यंजन, हेडिंग डालिएगा ऊपर, स्पर्शी व्यंजन। संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्शी व्यंजन संख्या कितनी होती है इसकी? 25। कौन कौन से होते हैं? लिखिए, अब कौआ खराव लिखिए, क, ख, ग, घ, अंग। बिंदु कहाँ लगा है और चौथे स्थान पे आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर। बोले थे ना कि आगे बताएंगे। पांचवें स्थान पर आएगा और बिंदु कहाँ लगी होगी? बगल में, इसीलिए हम इसको कहते हैं पंचमा अक्षर। उसके बाद क ख ग घ अंग, उसके बाद च, छ, ज, झ, इय, उसके बाद ट, ठ, सही है ना? ट, ठ, सही है ना? ट, ठ, ड, ढ, अण। सही है ना? उसके बाद त, थ, उसके बाद द, ध, न, उसके बाद प, फ, उसके बाद ब, भ, म। सही है ना? प, फ, ब, भ, म। कुल संख्या कितनी है? हो गया 25 गुना। इतने शब्दों, इतने जो हमारे वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। अच्छा देखिएगा, इसको हम बोलते हैं क वर्ण। क वर्ण, क वर्ण क्यों बोल रहे हैं इसको? तो देखिएगा, इस घर का प्रधान कौन है? इसका घर है, प्रधान कौन है? तो हो गया क वर्ण, हो गया ना? उसी तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे? च वर्ण, वर्ग नहीं, च वर्ण। उस अच्छा वर्ग, अच्छा वर्ग है क्या?
वर्ग, चलिए वर्ग कर दिया। क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, उसके बाद प वर्ग। अगर आपसे कोई पूछे कि क वर्ग के ध्वनियों को बताइए तो बता लेंगे ना, क ख ग घ। प्रश्न बन जाए कि क वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं, च वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं, ट वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो देखिएगा यह इसके घर का है तो क वर्ण, यह इसके घर का है तो च वर्ग, हो गया ना। इनको याद रखेंगे। उसके बाद से अब आपको याद करना है कि यह मुख के किस भाग से क्या होते हैं, बोले जाते हैं। ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, केटीएम देखे हैं, केटीएम एक गाड़ी होता है केटीएम, और दो शब्द और जोड़ दीजिए डी, तो क्या हो गया, केटीएम, हो गया ना। केटीएम दो, केटीएम दो, बस इसको उठा के यहां पर रख लीजिए, के टी एम डी ओ। के से होता है कंठ, क्या होता है, टी से होता है तालु, क्या होता है, यम से होता है मूर्धा, क्या होता है, डी से होता है दंत, क्या होता है, ओ से होता है ओठ। अब बोलिए, गटई पकड़िए अपना अपना, और क ख ग घ बोलिए। अनुभव हो रहा है कि यह किससे बोला जा रहा है, कंठ से बोला। अच्छा देखिएगा, इसको बोलिए, ओठ वाले को बोलिए, मुंह बंद करिए, मुंह सटाइए सब, मुंह पकड़ लीजिए, ओठ पकड़िए, अब बोलिए। बोलेंगे नहीं ना, तो यह याद करने का तरीका है। कैसे याद रखेंगे, केटीएम, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए च जो है वह किससे बोला जाता है, किस से, मुंह के किस भाग से बोला जाता है, तो तुरंत याद रखेंगे कि च वर्ग, च। कैसे याद रखेंगे, क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, तो च में आएगा तो के, और उसके बाद से टी, टी मने तालु, यानी यह किससे बोला जाएगा। अच्छा, तालु का क्या मतलब होता है, तालु का क्या मतलब होता है, जीव के, जीव के ऊपर यह जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तालु। बोलिए तो, ट, ट, ट बोलिए, जीव कहां टच करेगा, कर रहा है ना, छ, ज, झ, इय, कर रहा है ना, हल्का सा टच करेगा। उसके बाद से देखिएगा, ये दांत से बोलने वाले हैं, कौन कौन, त, थ, द, द, बोलिए तो, त। जीव किसको टच करेगा, दांत को टच कर रहा है, तो ये कैसे है, ये दांत से बोलने वाले हैं, ये ओठ से बोलने वाले हैं, ये मूर्धा से बोलने वाले हैं, ये और ये कंठ से। ठीक है ना। ट्रिक क्या है, केटीएम दो, और याद कैसे करेंगे, कवण, चौवण, तवण, टवण, तवण और पवण। ठीक है ना, इसको नोट करिए अपनी कॉपी पे। अभी इसी से आप लोग यह भी बताएंगे कि अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, यह भी प्रश्न बनता है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, नोट हो गया है। पांचवा वर्ण नासिक के होता है, ये पांचवा वर्ण देखिएगा, ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, नासिक के ध्वनिया होती है। नासिक के क्या मतलब होता है, नाक से बोली जाती है, नाक पकड़ के बोलिए तो, हाँ बोल लेंगे। इया कहां से बोले जाते हैं, नाक से। अण, न, म, ये कहां से बोले जाते हैं, नाक से बोले जाते। कोई भी आपसे पूछे कि किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है वो कहां से बोला जाता है, नाक से, याद रखेंगे कहां से बोले जाएंगे। और ये जो है, ये कंठ से इतने, ये तालु से, ये मूर्धा से, ये दांत से, और ये ओठ से, हो गया।
इसके बाद से याद रखेंगे, एक चीज याद रखिएगा, सघोष, अघोष, अघोष, और दूसरा है सघोष। अघोष और सघोष याद रखेंगे। अघोष क्या होता है? घोष देखें आप लोग, घोष, घोष ऊपर रखा गया है जो हम लोग बजाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। घोष का क्या मतलब होता है? जिससे कंपन निकलती है उसी को क्या कहते हैं? घोष। तो जिन वर्णों को बोलने में अगर कंपन नहीं, अ का मतलब नहीं, घोष का मतलब कंपन निकलना का, अर्थात जिससे कंपन न निकले वे सारी ध्वनियां क्या कहलाती हैं? अघोष। जैसे यह पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ये सारी अघोष ध्वनियां हैं। बोलिए तो क, कंपन निकलेगा। ग बोलिए तो ग, कंपन निकल रहा है ना। घ निकल रहा है ना कंपन। तो इन दोनों में कंपन, ट बोलिए तो ट निकलेगा कंपन। त बोलिए तो कंपन निकलेगा। वही द बोलिए तो द निकलेगा ना। तो जिनसे कंपन निकलती हैं उनको कहते हैं, जिनसे कंपन नहीं निकलती है उनको क्या कहते हैं? लिखिएगा, जिससे, जिससे कंपन न हो। जैसे, जैसे एक और, अब एक और दो का क्या मतलब है? ये पहला और ये हो जाएगा ना सघोष। जिससे कंपन हो, जैसे तीसरा, और यहाँ पे ऊपर नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा, ये तीसरा है और ये चौथा है। बस एक चार्ट यह याद रखिए, आपके बहुत सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। अच्छा, आपसे पूछ दे, अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? तो 5, 5 यानी कुल 10 संख्या होती है। और सघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? बताइए। 15 कितनी होती है? इसको भी ले लीजिएगा, 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा ना। तो 5, 5, 10, 5 15 संख्या, ठीक है ना। हाँ, 3, 4, 5, 3, 4, 5 कैसी है? सघोष। और अघोष कौन कौन सी है? पहली और दूसरी लाइन। हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे अल्प प्राण। कहीं नाम सुने इसका? अल्प प्राण कहाँ सुने? अल्प प्राण। अच्छा, प्राण का क्या मतलब होता है? अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। बताइए, अल्प प्राण का क्या मतलब होता है? आत्मा। क्या होता है? पतंजलि योग का नाम सुने? महर्षि पतंजलि का नाम सुने आप लोग? ये पतंजलि नहीं जिसका हम प्रोडक्ट खाते हैं, वो नहीं, महर्षि पतंजलि नहीं सुने हैं? महर्षि पतंजलि जो है वह योग के सबसे बड़े क्या है? गुरु है। महर्षि पतंजलि योग के क्या है? गुरु। उन्होंने बताया है कि यह प्राण जो होता है, इसको प्राण को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? वायु न मिले तो आप जीवित रहेंगे?
और वायु को ही हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राण कहते हैं। नाक बंद करिए तो अगर 10 मिनट नाक कान मुंह सब बंद कर लीजिए, जिएंगे? प्राण पखेरु क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे ना। तो याद रखिएगा, प्राण का मतलब क्या होता है? अल्प का क्या मतलब होता है? जिसमें कम वायु लगे वो क्या कहलाते हैं? जैसे यह आपका है अल्प प्राण। क्या है? ये पूरी लाइन कैसी है? ये पूरी लाइन कैसी है? अल्प। और ये पूरी लाइन कैसी है? अल्प प्राण। अल्प प्राण। उसके बाद से दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण। अल्प प्राण, फिर यानी इनको बोलने के लिए कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बोलिए तो क, ख, ख, समय लग रहा है, वायु लग रहा है ना। जिसमें अधिक ताकत लगेगा वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। जिसमें कम ताकत लगे उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया ना। अच्छा, इसका डिफिनीशन क्या बनेगा? वे व्यंजन जिसमें कम वायु की आवश्यकता हो। जैसे जैसे पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। अभी इससे हम क्वेश्चन भी आप लोगों से करेंगे, तो अपना दिमाग, कॉपी, कलम, आंख सब खोल के रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा? वे व्यंजन जिसमें क्या हो? अधिक वायु की क्या हो? वायु की आवश्यकता हो। जैसे में 2 और 4, यानी दूसरी लाइन और चौथी लाइन। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताइए ढ जो शब्द है वह अल्प प्राण है कि महाप्राण है? ढ शब्द जो है, ढक्कन वाला ढ, वह अल्प प्राण है कि महाप्राण है? क्या है? महाप्राण। कैसे पता करेंगे? तो आप सीधे देखिए, चौथे रो में आ रहा है, चौथे में ना। तो चौथे में जो भी आएगा वो सारे क्या होंगे? महाप्राण। अर्थात इनको बोलने के लिए अधिक वायु की क्या होगी? आवश्यकता होगी, ठीक है ना। ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। अच्छा, अल्प प्राण में ना एक चीज याद रखिएगा, सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। यहाँ पे प्लस में लिख लीजिएगा, सभी स्वर। आपसे कोई पूछ दे और जो है वो अल्प प्राण है कि महाप्राण है? अल्प प्राण। कैसे पता? तो सभी स्वर और व्यंजन का पहला खाना, तीसरा खाना और पांचवा खाना, ये सब क्या है? अल्प प्राण। महाप्राण कौन कौन से हैं? तो दूसरा और चौथा। हो गया नोट? चलिए, अब आप हमको बताइए, मिटा दे इसको ना। अपना कॉपी किताब खोल लीजिएगा। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना। मेरा पहला प्रश्न है, ध व्यंजन जो है ध, ठीक है ना,
वो बताइए किस वर्ग का है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ ध, चलो सूर्या बताओ। ध व्यंजन जो है वह किस, ध धनुष वाला ध किस वर्ग का है, किस वर्ग का है? तो वर्ग सही है। चलिए अच्छा ये बताइए, यह जो है अंग, यही है ना, अंग है ना, किस वर्ग का है? चलो बताएगा भाई। हाँ नूर मोहम्मद, क वर्ग, किस वर्ग का है? क वर्ग, ठीक है ना। और ये बताओ कि यह अल्प प्राण है कि महाप्राण है, बताओ। कौन प्राण? अल्प प्राण। चलिए कौन से प्राण का है? अल्प प्राण। चलिए उसके बाद से एक और प्रश्न पूछते हैं कि ये बताइए, जो ये अगर लिख दिया गया है ढक्कन और एक लिखा गया है ढक्कन, इन दोनों में बताइए कौन सही है और क्यों सही है, जो जानता है बताएगा। एक है ढक्कन और एक है ढक्कन, बताओ कौन सही है? ऐसा ही है। और ये किसको किसको लगता है सही है? एक को ऐसे नहीं है जो हमारे पक्ष में। अच्छा क्यों सही है ये बताओ, ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है? हाँ इसमें नहीं लगा, इसमें लगा है। याद रखिएगा, ये जिसमें ताड़नजात लगा होगा ना, उस शब्द से, उस जो अक्षर से, ये पहला अक्षर है, इससे कोई शब्द बनता नहीं है, याद रखेंगे। कभी भी अगर ऐसे लिख दिया गया है ढक्कन, ये हो जाएगा गलत। कौन सही है? ढक्कन। अच्छा एक और शब्द है ल, ल, लड़का, एक है लड़का, कौन सही है? कौन सा सही है? नीचे वाला। कभी भी देखिएगा इससे शब्द की शुरुआत नहीं होगी, ठीक है ना। एक है डमरू, डमरू, और एक है डमरू, कौन सही है? याद रखिएगा ताड़नजात अक्षर से, ठीक है ना, किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। नोट कर लीजिए, लिखिए, कापी पे लिखिए, नोट। ताड़नजात से, ताड़नजात, ताड़नजात से कभी भी, कभी भी शब्द की, शब्द का, शब्द का शुरुआत नहीं होता है, शुरुआत नहीं होता है। हो गया। जैसे में देखिएगा, एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा। एक लिखिए इस वाले ढक्कन को, इस ढक्कन को इसके आगे काट दीजिए और इसके आगे क्या कर दीजिए, ट्रिक लगा दीजिए याद रखने के लिए। हो गया। चलिए एक और प्रश्न आपसे, नासिक्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? नासिक्य ध्वनियां पांचवा, कौन कौन पांचवा? अंग, इया, उसके बाद अड़, म और न और म। ये कैसी ध्वनियां हैं? अल्प प्राण की महाप्राण? अल्प प्राण। महाप्राण के दो एग्जाम्पल बताइए तो। महाप्राण के दूसरा खाना ना, दूसरा खाना यानी ख, ख होगा ना,
चौ के बाद छ, उसके बाद ट, ठ, ठ, ये सारे क्या है? महाप्राण। या महाप्राण का मतलब, महाप्राण का मतलब चलो ऋतिक बताएगा, महाप्राण का मतलब बताओ। हाँ, जिसमें ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है बोलने में, उसको क्या कहते हैं? महाप्राण। बैठो। अच्छा हमको बताओ, औ जो है वह अल्प प्राण है कि महाप्राण है? औ, औ चलो वही बताएगा, मान सिंह बताएगा। औ, औ, औ देखो, औ है क्या? स्वर है कि व्यंजन है? तो देखो कहीं लिखा गया क्या कि सभी स्वर क्या होते हैं? क्या होते हैं? अल्प प्राण। औ, अधिक वायु की आवश्यकता पड़ रही है। बैठो। तो ये जो जितने भी स्वर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है ना? इसके बाद से एक और प्रश्न आप लोग बताइए अब। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संघर्षीय व्यंजन, संघर्षीय व्यंजन कौन कौन से? कौन कौन से नहीं लिखे आप लोग क्या? चलिए, संघर्षी व्यंजन कौन कौन? संघर्षी व्यंजन होने थे, सघोष अघोष लिखाया गया होगा। 4 होते हैं ना, लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा किनारे ऊपर। देखिए आपकी कॉपी में ऊपर जगह होगा ना यहाँ पे, वो इसीलिए होता है। आप उसमें क्या करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग होते हैं उसको क्या कर लीजिए कि कभी भी आप कॉपी पलटेंगे ना तो वहां आपका ध्यान जाएगा, जाएगा ना। मान लीजिए ये जो दीवार है खूब साफ सुथरा है, हम आके इस पे क्या कर देंगे, गूंज दिए, तो जो सबसे पहले आएगा उन्हें नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा? या क्या किया गया है? गूंजा गया है। तो आपको याद करने का टेक्निक क्या है कि आप काफी सुंदर बनाइए, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज लिखना है ना वो ऐसे जगह पे लिखिए जहां पर साफ सफाई हो। ठीक है ना? जहां पर आपका ध्यान क्या हो, बार बार जाए। तो कहाँ ध्यान जाएगा? काफी खोलेंगे सबसे पहले ऊपर, नोट पॉइंट करके वही लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन होता है स, एक मिनट, उल्टा लिख रहे हैं, स ह, लिख लीजिए। तीनों स और एगो ह, ये होते हैं संघर्ष। इनको बोलने के लिए ना जीभ को संघर्ष करना पड़ता है। जो तोतला होगा ना उसे बोलवाना, नहीं बोल पाएगा। कौन है? बोलो। जो तोतला होगा वो नहीं बोल पाएगा। बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए तोतले क्यों होते हैं लोग, उनका जीव संघर्ष नहीं कर पाता है, जीव टूटता नहीं है। असंघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे? जिनको बोलने के लिए जीव को क्या करना पड़े, संघर्ष। इसीलिए इसका नाम रखा गया है संघर्षी श। देखिए श बोलेंगे ना तो जीव जो है ऐसे मुड़ जाएगा, स मुड़ेगा ना, स श ह, हो रहा है ना? तो संघर्षी व्यंजन। एक होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है? याद, य र ल व, नोट करिए, य र ल व। एक शब्द लिखा गया है आवाज। बताइए इसमें किस मात्रे का उपयोग किया गया है? मात्रा का उपयोग। और और देखिए ध्यान से, कहीं चोर भी उसमें है। ताड़न जात नहीं है, क्या है? नुक्ता, ये चोरवा है। ठीक है ना? अच्छा देखिएगा, एक शब्द होता है फारुख। फारुख ये होता है ना, हिंदी शब्द है क्या? कौन सा शब्द है? अरबी है ना? तो हमने बताया था
कि नुक्ता शब्द से अगर नुक्ते से जिस शब्द का उपयोग होगा ना वह कहां से लिया गया होगा? फारूक। जितने भी ये देखिएगा जो मदरसे में विद्यालय चलते हैं उसमें देखिएगा कभी जब हेडिंग लिखा जाता होगा कहीं पर पोस्टर में तो इस तरीके के नुक्ते का प्रयोग किया जाता है ना। यानी वह जो भी शब्द होगा वो कहां से लिया गया होगा? अरबी शब्द होगा, ठीक है ना, हिंदी शब्द नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा एक प्रश्न और बताइएगा, स्टेशन क्या है, हिंदी है कि क्या है? हिंदी बताइए, स्टेशन का हिंदी बताइए। ट्रेन, ट्रेन क्या? अच्छा ट्रेन का भी बताओ। लौह पथ, लौह पथ गामिनी, और स्टेशन हो जाएगा तो विराम बिंदु। बस इसमें क्या जोड़ दीजिए? विराम बिंदु। हो गया लौह पथगामिनी विराम बिंदु। किसका किसका है? स्टेशन का, यही ना, इसको याद रखिएगा। चलिए ये हो गया, आप लोगों ने पढ़ लिया अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और संघर्षी व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन। और कुछ बचा हुआ है? नहीं बचा है ना। चलिए आप बताइएगा, ये जो शब्द है वह मुखाकृति के आधार पर कौन सा स्वर है? ए, मुखाकृति के आधार पर कौन सा स्वर है? बताइए। अर्ध, अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर। एक दिन की छुट्टी मिल रही है ना, इन सबको क्या करेंगे? अच्छा याद ऐसे नहीं होगा, ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, कॉपी पलट के उसको क्या करिए, पन्ना निकालिए कॉपी से और एग्जाम्पल क्यों लिखिए। कैसे? अर्ध समृद्ध के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, विपरीत के कौन से एग्जाम्पल हैं, उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद क्या है, जो भी हो, उसके बाद से गोलाकृति के आधार पर, यही ना, गोलाकार और अगोलाकार, यही है ना। तो इनके सारे बस हेडिंग डालते जाइए और एग्जाम्पल क्या करते जाइए, लिखते जाइए। एक पन्ना में सब क्या कर लेंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, सबके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एक ही पन्ने में आप लोग लिख लेंगे, छोटा छोटा लिख लीजिए और उसको बैठ के क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो सोमवार को आपसे, सोमवार नहीं, कल नहीं, परसों बृहस्पतिवार को आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। और इसके आगे जो है व्यंजन में और कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, संघर्षी व्यंजन के प्रकार और अंतस्थ व्यंजन के प्रकार, और उसके बाद से संधि विच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद, उसके बाद अलंकार पढ़ेंगे, इससे धीरे धीरे सब क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसको करना है, अब वीडियो रोक दो इसको।